So today we will discuss about the topic capital structure in financial management. So let's start. कैपिटल स्ट्रक्चर. अब होता क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हो, अपना नया बिजनेस लेके आना चाहते हो, सो उसके लिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? मनी. कि आपके पास फंड्स हो, तभी तो आप क्या कर सकते हो? इस्टेब्लिश कर सकते हो, रिसोर्सेज को गेन कर सकते हो. सो आपको मनी की जरूरत होती है, आपको कैपिटल की जरूरत होती है, ताकि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सको. वो कैपिटल कहाँ से आएगी, किस प्रपोर्शन में आएगी, उसी के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है. Capital structure refers to the combination of borrowed funds and owner fund that a firm uses for financing the fund requirement. कि एक फंड रिक्वायरमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने पैसे की जरूरत है, जितने फंड की जरूरत है, वो कहाँ से उसे लेके आती है, उसके रेशो को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी के लिए जा सकते हैं कि हम इश्यू करें, शेयर्स को इश्यू करें, बाकी लोग क्या करेंगे? पब्लिक हमारे उसको सब्सक्राइब करेगी और हमें पैसा मिलेगा. और हम क्या कर सकते हैं? उधार पे ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए जब हम बोरो करते हैं तो हम डिबेंचर्स ले लेते हैं. सो वो सब क्या है? हमारे इक्विटी या डिबेंचर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं. इनसे मिलके हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है. सो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है कि हमारी जो कैपिटल है उसमें कितना रेशियो डेब्ट का है और कितना रेशियो इक्विटी का है. इस चीज को जो डिफाइन करता है वही हमारा क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब डेब्ट एंड इक्विटी को हम अलग क्यों लेके चलते हैं? कि जो इक्विटी है वो क्या होते हैं? ओनर्स माने जाते हैं, उनको हम डिविडेंड देते हैं. और जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. इसका मतलब हमने उनसे उधार पे लिया है. सो हम ये देखते हैं कि ओनर का फंड यानी कि इक्विटी से कितना फंड है और बोरोड यानी कि डेट कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. जब हम उस कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं, उसके रेशियो को डिफाइन करते हैं, वही हमारा क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है कि हमें जिस फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, जिस फंड की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से कितना हमने इक्विटी से लिया है और कितना डेट से लिया है, उस रेशो को, उस प्रोपोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. बोरोड फंड कॉम्प्रोमाइजेस की हम बोरो फंड करते हैं या फिर जो उधार पे लेते हैं वो हम किस किस तरीके से ले सकते हैं? लोन हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं. और ओनर के में क्या आता है? हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं. इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको पहले प्रेफरेंस मिलते हैं, यानी कि जब हम इंटरेस्ट दे चुके होते हैं, डिबेंचर्स को पे कर चुके होते हैं, तो जो मनी बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, वो पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी. इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस है, यानी कि इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर. एंड देन रिटेन अर्निंग, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं. और इसी के रेशियो को बताने को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कि एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसे मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सबसे यूजफुल कैपिटल स्ट्रक्चर है. इस पॉइंट पे एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? An optimal capital structure is a structure where cost of organization is minimum and the value of organization is maximum. उस पॉइंट पे जहां पे कोस्ट जितनी हमारी आ रही है. अब हमारी कोस्ट क्या होती है? हमने देखा कि हम दो तरीके से डेट ले सकते हैं. या तो हम क्या, एक तो डेट होता है हमारे पास और एक क्या होता है? इक्विटी. अब इक्विटी, इसकी कोस्ट हमारी क्या होती है? इनको हमें क्या देना होता है? डिविडेंड देना होता है. और डेट को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं. सो ये जो हमारी कोस्ट है, जहां पे हमारी कोस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी. यानी कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हमारा मिनिमम होगा. एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और हमारे जो शेयर्स के प्राइस है वो हाईएस्ट होंगे. वही हमारा क्या है? एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे मिनिमम हमारी क्या है? कोस्ट है. ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है वो सबसे अच्छी है, यानी कि अभी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेप्यूटेशन बनी हुई है. और जो हमारे शेयर प्राइस है उनकी वैल्यू किस पे है? ग्रोथ पे है. यानी कि हमारे शेयर ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तब हमारा क्या माना जाता है? ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है. सो हमारा ये क्या है कि जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या फिर ये तीनों चीजें जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा वो हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है. अगर हम रेशियो के तरीके से देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा ऑप्टिमल होता है वो क्या होता है? 2:1. 2:1 को हम क्या लेके चलते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज डेटरमाइन रिस्क एज्यूम्ड बाय फर्म. कि एक फर्म के अंदर कितना रिस्क है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डेटरमाइन कर देता है. बिकॉज हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि हमारा डेट कितने हैं एंड हमारी इक्विटी कितनी है. जितने ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेट होते हैं उतना ही ज्यादा रिस्क ज्यादा होता है. सो हमारा डेट का प्रोपोर्शन क्या डिफाइन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस रिस्क में है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टडी करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिस्क है। देन डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑटोमेटिकली अगर हमने ये देख लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, डेब्ट कितने हैं, इक्विटी कितनी है, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, कि हम डेट को इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं या इक्विटी को कितना डिविडेंड दे रहे हैं, दोनों का सम करके हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। देन डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हम उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब भी हमें मन किया हम उन्हें कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। इक्विटी का क्या है, वो ओनर बन जाते हैं, उन्हें इतना इजीली हम फ्लेक्सिबल नहीं बोलते, वो रिजिड होते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि आज हमें कल इक्विटी शेयर्स को हटाना है तो हम एकदम से हटा सकते हैं, बट डेब्ट का हम क्या कर सकते हैं, रीपे करके उन्हें हटा सकते हैं। सो हमारे जो डेट है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अगर हमारा प्रोपोर्शन डेट का ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देन कंट्रोल ऑन ओनरशिप। अभी हमने डिस्कस किया कि ओनरशिप किस चीज से रिलेट करती है, ओनरशिप किसके पास होती है, हमारे इक्विटी के पास। सो अगर हमारी इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारे 75% अगर इक्विटी है एंड 25% डेट है, तो इसका मतलब हमारी ओनरशिप क्या है, खतरे में है, क्योंकि हमारी ज्यादातर ओनरशिप इक्विटी शेयर्स के पास गई हुई है। सो हमें अगर अपनी ओनरशिप पे कंट्रोल रखना है तो हमें इक्विटी और डेब्ट में एक अच्छा रेशो बना के रखना होगा। अगर हमने ज्यादा इक्विटी का रेशो ले लिया तो हमारी ओनरशिप क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो वैल्यू को इंक्रीज करे, जिसमें कॉस्ट मैक्सिमम हो, शेयर प्राइस बेस्ट हो। सो यही हमारा क्या है कि हमारे कुछ फीचर्स, एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी, यानी कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। ऐसा नहीं कि जो हमने डेट का रेशो लिया है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर हमने लिए, वो हमें ही समझ नहीं आ रहे कि कितने रेशो है, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सो उसमें क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमारा रेशो जो भी है, डेट का रेशो या इक्विटी का रेशो, इस तरीके से होना चाहिए, अगर हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हैं, अगर हमें डेट का रेशो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम उसे इजीली कर सकें, उसमें इतनी रिजिडिटी ना हो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ना आए। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये लगता है कि अब हमें इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए, सो वो हम इजीली कर सके, वो इतने फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन मिनिमम रिस्क, कि आपका जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिस्की कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोपोर्शन जो है 75 से भी ज्यादा प्रोपोर्शन आपका किसका है, डेट का है, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा रिस्की हो जाएगा, बिकॉज हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और कंप्लीट अमाउंट भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें रीपे करना होता है। सो आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना चाहिए जो ऑप्टिमल रिस्क गेन करता हो। ऐसा भी नहीं कि उसमें बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, क्योंकि जितना हम रिस्क लेते हैं उतने प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट हमें मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना चाहिए। जितना अच्छा कम रिस्क हम ले सकते हैं उतना हमें लेना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसपे हमारी कम से कम कॉस्ट आ रही है। यानी कि हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम 25-75 के लिए जा सकते हैं, 40-60 के लिए जा सकते हैं, 30-70 के लिए जा सकते हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है डेट एंड इक्विटी के। अब इसमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारा सबसे ज्यादा लेस कॉस्टलियर है या फिर जो सबसे बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसे चुनना चाहिए। यानी कि जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो उसके हमें चूज करना चाहिए। देन सफिशिएंट लिक्विडिटी, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि अगर आपको उसे मनी में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक वैलिड मनी हैंड में प्रोवाइड करता है, वो आपकी क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे इंप्लीमेंट करने के बाद, जिसे यूज करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को वो मैक्सिमाइज करे। नेक्स्ट इज रिटेन कंट्रोल, कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वही माना जाता है जो हमारा जो कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इक्विटी क्या करते हैं, ओनरशिप पे गेन करते हैं। सो हमें इस प्रोपोर्शन में मेंटेन करना चाहिए, ऐसा रेशो मेंटेन करना चाहिए कि जो हमारा कंट्रोल है वो हमारे हाथ से ना जाए। हमारे इक्विटी जो ओनर्स हैं उनके पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं चली जानी चाहिए। इस तरीके से रेशो हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, की ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमने देख लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि हमें कितने डेट लेने हैं, कितनी इक्विटी लेनी है, तो उस टाइम वो किन किन चीजों को कंसीडर करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनके इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट इज
साइज ऑफ फर्म, कि एक फर्म का क्या साइज है वो भी अफेक्ट करता है कि वो डेट के लिए जाएंगे या इक्विटी के लिए जाएंगे। एंड साइज के साथ साथ वो फर्म न्यू है या फिर एग्जिस्टिंग फर्म है। ऐसा भी होता है कि एक फर्म फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर्स के लिए जा रही है या फर्स्ट टाइम वो मार्केट में आई है, सो उस टाइम उन्हें अलग कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना होता है। और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो और आप पहले भी बहुत बार इशू कर चुके हो तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के जो डिसीजन है वो डिफरेंट होंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं साइज ऑफ फर्म, कि एक फर्म का साइज कैसे अफेक्ट करता है। अगर हमारी जो फर्म का साइज है वो स्मॉल है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो पैसे हैं, हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो हमारे पास पहले से पैसे, खुद के जो पैसे हैं, हम उसी से अपने कैपिटल को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरों से लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइनेंस की नीड भी कम होगी। अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें क्या करना होता है, डिबेंचर्स के लिए भी जा सकते हैं, शेयर्स के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट टाइम आई है तो इतना इजीली आपको पैसे मिलते नहीं है, कि इक्विटी शेयर्स आपको इतने इजीली मिलते नहीं। तब आप क्या कर सकते हो, आप खुद के पैसे पे भी जा सकते हो या फिर आप डेट भी ले सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकते हो तो आप डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, किसी भी चीज के लिए जा सकते हो। देन सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अर्न कर रही है वो स्टेबल है, यानी कि पिछले साल भी आपको प्रॉफिट हुआ था, इस साल भी आपको प्रॉफिट हुआ है, सो आप क्या देख सकते हो कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो उस टाइम आप डेट के लिए जा सकते हो। बिकॉज आपको ये लगता है कि आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आप अपने डेट को टाइमली रीपे कर सकते हो और आप अपनी ओनरशिप को अपने पास ही रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डेट के लिए जा सकते हो अगर आपकी गुड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है। देन डिग्री ऑफ कंपटीशन, कि कितना कंपटीशन है मार्केट में कितना कंपटीशन है, कंपटीटर्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो इक्विटी के लिए जा रहे हैं, डेट के लिए जा रहे हैं, उस बेसिस पे आप स्टडी करते हो कि आपके कंपटीटर्स किस चीज के लिए जा रहे हैं और आपके लिए क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। देन आप डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज को कैपिटल स्ट्रक्चर में लेके आना है। देन स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्म, कि आपकी कौन सी स्टेज पे है आपकी फर्म जो है। हमारी क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती है हमारी किसी भी फर्म की। जैसे स्टार्ट किस चीज से होती है, वो इंट्रोडक्शन होता है, देन ग्रोथ होती है, देन एक हमारा ये मैच्योरिटी पॉइंट आ जाता है, देन हम डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं तो हमें कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना चाहिए, अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो करना चाहिए। ये हमारी हर फर्म को डिसीजन लेना पड़ता है कंप्लीट स्टडी करके कि हम किस स्टेज पे हैं। अगर हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है तो जनरली हम क्या करते हैं, इक्विटी को प्रेफर करते हैं, एंड ग्रोथ के टाइम हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम इजीली अपने डिबेंचर्स को रीपे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। जितना ज्यादा हाइयर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ही क्या है, हम डेब्ट को प्रेफर करेंगे। जितना बेटर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ही हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स की तरफ जाएंगे, बिकॉज हम फिक्स्ड इनकम को पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ अ फर्म, कि फर्म की एबिलिटी कितनी है, कैश फ्लो एबिलिटी कितनी है, कितना कैश इनफ्लो होता है, कितना कैश आउटफ्लो होता है, कितने पैसे वो पे कर सकते हैं। जितनी बेटर कैश फ्लो एबिलिटी होगी, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग उनका कैश फ्लो बेस होगा उतना ही ज्यादा वो डिबेंचर्स के लिए जाएंगे। जितना स्ट्रॉन्गली या साउंडली वो बिल्ड कर सकते हैं अपने कैश को उतना ही बेटर उनके लिए डिबेंचर्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अफेक्ट करता है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है, कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरेस्ट है जो हम डिबेंचर्स को पे करेंगे वो कितना है, 12% है, एंड जो हमारी इक्विटी है वो कितनी है, 18% है। सो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट की कम है, और ये जनरली होता ही है कि डिबेंचर्स की कॉस्ट हमेशा कम होती है इक्विटी से। सो हम क्या करेंगे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन चुनेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। देन रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कि अगर हमारा टैक्स का रेट जो है वो हाई है तो हम किस चीज के लिए जाएंगे, डेट के लिए जाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो पहले डिडक्ट हो जाता है बिफोर अप्लाइंग एनी टैक्स। कि जो भी हम टैक्स अप्लाई करते हैं, जैसे हमारी ईबीआईटी का सर्कल कैसे होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट हटा देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट पे हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है। देन अर्निंग बिफोर टैक्स आती है, इस पे हमारा टैक्स लगता है। सो अगर हमारा टैक्स जो है वो हाई है, उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें डिबेंचर्स के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो डिबेंचर्स की कॉस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि ये क्या होता है, वेयर यू हैव टू गिव फिक्स्ड चार्जेस, आपको फिक्स्ड चार्जेस देने होते हैं। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए जाना है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें क्या डिटरमाइन करती है,
कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल जिसको पे करने हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो डिबेंचर्स वगैरह को यूज करते हैं ताकि हम अपनी इक्विटी की अर्निंग रेवेन्यू को ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। सो जहाँ पे हमारी मोस्ट बेनिफिशियल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगी वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हम चुनेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ फिक्स कर देती है कि हमें इतने ही इक्विटी के ले सकते हैं या इतना ही डेट हम ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा डेट नहीं ले सकती या इससे ज़्यादा इक्विटी इशू नहीं कर सकती। सो जो भी हमारी लीगल कॉम्प्लियंस होगी, यानी कि अगर कोई पॉलिसीज बनी हुई हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है, उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। सो ये हमारे क्या थे कि हम अपने कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।